अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट। हम एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम देख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लेना चाहते थे, यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। माय डियर स्टूडेंट, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है हमारे पास, वो भी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट यानी कि अगर हमें किसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज का पता चल जाएगा तो हम इस तरह न्यूक्लियस के अराउंड, उसके अंदर इस तरह इलेक्ट्रॉन अरेंज करने के बारे में काफी इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे। यानी कि हमें पता चल जाएगा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन शेल्स में कैसे तरतीब दिए गए हैं, फर्स्ट शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में कैसे हैं, थर्ड में कैसे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है, ये भी हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जब एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हमें नॉलेज मिला था। दूसरी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास कोई एलिमेंट है, जैसे हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट है सोडियम Na। उसका हमने ये एक एटम फर्ज कर लिया है और उस एटम का इस तरह हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे कहते हैं हमारे पास 4, 5, 6, 7 इस तरह 8 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है। अब ये एक हमने सिंगल एटम फर्ज कर लिया है। इसे हम आइसोलेटेड गैसियस एटम भी कहते हैं। जब कोई गैस की फॉर्म में एक तने तनहा एटम अलग होता है, उस में वैलेंस शेल से अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इसको सेपरेट करना है, तो इसको हीट हम देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर जाएगा। और ये जो सोडियम है, इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा तो पीछे 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस केस के अंदर जो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, दैट इज 496 किलो जॉल पर मोल, इतनी एनर्जी होती है। तो ये एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि किसी एटम के लास्ट शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, रिमूव करने के लिए कुछ एनर्जी वो जज़ब करेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब ये जो टॉपिक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैसे हेल्पफुल है? तो हमारे पास 2 केसेस है माय डियर स्टूडेंट। पहला है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट सेम होगा, यानी कि एक ही एलिमेंट के अंदर हमने किसी एटम को फर्ज करना है तो उसमें से हमने सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करने हैं, यानी कि एक उनकी सीरीज जो है वो हमने वहां से मूव करवानी है। तो हम उसके अंदर एक सीक्वेंस देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करवाना चाहते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन हमने किसी एटम से निकालना है, मूव करवाना है, तो वो जो एनर्जी होगी उसे हम कहेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे निकालने हैं और उनकी एनर्जीज होगी कुछ, उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो वहां से हमें एक डाटा हासिल होगा, एक डाटा मसूल होगा। ये एक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आ जाएगा, एक शवाहद आ जाएगा, एक प्रूफ आ जाएगा, जिससे हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में नॉलेज हासिल कर सकेंगे। तो फर्ज करें ये एक एलिमेंट एक्स है माय डियर स्टूडेंट, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा और एनर्जी जो रिलीज होती है उसे डेल्टा ए शो करते हैं और वो फर्स्ट हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं जो पहले ही पॉजिटिव है, तुम्हारे पास इसके ऊपर अब +2 चार्ज आ जाएगा। अब एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, इस केस में तो डेल्टा एच जो है वो 2 आयोनाइजेशन एनर्जी को शो करेगा। अगर इसी में से सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन
निकाल रहे हैं, तो एक और इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट जब रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। अब ये जो डेल्टा एच है, ये थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इस तरह हम इलेक्ट्रॉन सारे निकालते जाएंगे, एक समय आएगा सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एटम का न्यूक्लियस बचेगा। यानी कि ये इस तरह हम शेल में इलेक्ट्रॉन थे, इधर पहले वाले ये निकले, फिर ये एट द एंड सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल पार्ट बच जाएगा, न्यूक्लियस बच जाएगा। तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब हमने एक एग्जांपल से ये जो सारा मामला है इसको देखने की कोशिश करनी है माय डियर स्टूडेंट्स। फर्ज करते हैं जिसके लिए हमारे पास ये एक फिगर भी बनी हुई है। एक एलिमेंट लेते हैं Mg, मैग्नीशियम। उसका माय डियर स्टूडेंट एटॉमिक नंबर होता है 12। अब अगर उसका स्ट्रक्चर बनाए तो वो कुछ यूं बनेगा, ये उसका न्यूक्लियस है, दिस वन इज द फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की जो तरतीब है वो कुछ यूं होती है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7 और ये 8 और 2 10 और 2 इलेक्ट्रॉन माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है जो न्यूक्लियस से दूर होता है, यानी कि ये और ये न्यूक्लियस से अवे है। ये फर्स्ट शेल है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आखिरी शेल है, इसमें टोटल 3 ही शेल्स है, ठीक है जी। तो तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पे कम है, इजीली ये यहाँ से माय डियर स्टूडेंट रिमूव हो जाएगा। और जब मैग्नीशियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल आता है फिर उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। अगर और रिमूव होता है तो +3 चार्ज आएगा, एक और रिमूव होता है +3। इस तरह करते करते 2 और 8 10 और ये 2 12 के 12 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और सब इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे एक एक करके, सबके लिए एनर्जी लगेगी, उसे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और पीछे न्यूक्लियस बच जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये हमने एक एनर्जी देके ये कैलकुलेशन हासिल करनी है। अब जारी सी बात है, ये जो पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इनके लिए एनर्जी पहले के लिए थोड़ी कम, इसके लिए थोड़ी ज्यादा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब एक एक करके निकालेंगे एनर्जी बढ़ेगी। और अगर हम लास्ट शेल से सेकंड में एनर्जी बढ़ी है, अगर यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, ये जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास पड़ा हुआ शेल हमारे पास ये वाला, तो ये इसके लिए काफी जंप चाहिए एनर्जी इसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, ये तो बिल्कुल न्यूक्लियस के साथ है, इधर इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए एक लॉन्ग जंप चाहिए एनर्जी का, मीन बहुत ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो तीनों शेल से हमने इलेक्ट्रॉन निकालना है और तीनों की एनर्जीज को देखना है। उसके लिए माय डियर स्टूडेंट ये हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें वाई एक्सिस पे हमने लॉग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी लिया है, एक मैथमेटिकली टर्म लेनी है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करने। अब देखिए पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो देखें ये थोड़ा सा एनर्जी में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट की ये एनर्जी है, सेकंड यानी कि ये एनर्जी सेकंड की थोड़ी ज्यादा है, तो यानी कि लेफ्ट पे आयोनाइजेशन एनर्जी है, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हम रिमूव करेंगे, तो यहाँ पे तो एनर्जी थोड़ी कम लग रही है। लेकिन जब हम देखेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, 4 करना है, 5 6 7 8 9, देखिए एनर्जी बढ़ रही है। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाले निकालेंगे, ये जो वाई एक्सिस पे एनर्जी है दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, वो बढ़ना शुरू कर देगी, इंक्रीज करना शुरू कर देगी। और ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन तक बढ़ी है, और जो 2 ये और 8 ये 10, और ये जो 2 न्यूक्लियस से जब निकालेंगे ना, तो ये बिल्कुल फर्स्ट शेल में पड़े हुए हैं, तो इसके लिए हमें लॉन्ग जंप चाहिए। ये देखिए बहुत ऊपर है, ये नीचे ये 8 ग्रेजुअली इधर इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे ये हमें एक जंप चाहिए, यहाँ में से कहते हैं फर्स्ट जंप जो है यहाँ पे लग रहा है, और एक ये भी जंप लग रहा है कि हमारे पास इस तरह सेकंड जंप लग रहा है। तो ये जंपर्स शो कर रहे हैं कि शेल जो है ना वो चेंज हो रहा है, ये थर्ड शेल, ये सेकंड शेल एंड दिस वन इज द फर्स्ट शेल। तो ये इस तरह सबसे जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, और एक शेल में ग्रेजुअली बढ़ रही है,
लेकिन जब शेल बदलेगा तो एक फर्स्ट एंड देन सेकंड जंप लगेगा और वो बहुत ज्यादा होगी। तो ये ओवरऑल हमारे पास आती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद जो दूसरा केस है माय डियर स्टूडेंट, वो ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पढ़ ली है, यानी कि वो वाली एनर्जी जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी, जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो हमारे पास इसके लिए एक ग्राफ माय डियर स्टूडेंट बना हुआ है जो कि 88 एलिमेंट्स को शो कर रहा है। उसके अंदर सब एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को देखा गया, मतलब सब के अंदर से, जैसे हाइड्रोजन को लिया गया है, ये फर्स्ट पीरियड, इसके साथ हीलियम है, ये फर्स्ट पीरियड जो है हमारे पास, ये P1 का भी ग्राफ लिया गया। इस तरह सेकंड में लिथियम है, ब्रिलियम है, बोरोन है, उसके बाद कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और नियोन, ये हमारे पास P2 लिया गया। तो सब के अंदर से इस तरह थर्ड पीरियड, फोर्थ, सारे पीरियड, टोटल माय डियर स्टूडेंट 88 एलिमेंट्स का वो लिया गया है उनके अंदर ग्राफ, उनकी एनर्जी के लिहाज से। तो ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये जब इसका ग्राफ हम देखते हैं तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या नॉलेज मिलता है, क्या इंफॉर्मेशन हम हासिल कर पाते हैं, तो उनको माय डियर स्टूडेंट हम देखते हैं। पहली बात, जब उसको देखते हैं तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी माय डियर स्टूडेंट इंक्रीज हो रही है। जब इस तरह हम उनके ग्राफ बनाते हैं, तो अगर हम P1 देखेंगे पीरियड 1 में, तो हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन है और इधर हमारे पास हीलियम है, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ती है। तो ये पहली बात ये है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी का काम है, जो प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक मीन इनके अंदर हीट अब्सॉर्ब होती है। तो ये बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है किसी एटम के वैलेंस शेल से, तो एनर्जी डेफिनेटली हमें चाहिए होगी। इसलिए वो जो एलिमेंट है, उसके जो एटम्स हैं, वो सिस्टम के अंदर से हीट को अब्सॉर्ब करेंगे, हमें एनर्जी उसको अब्सॉर्ब करवानी पड़ेगी, फिर जाके ये रिएक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है, अलग करना है, तो एनर्जी डेफिनेटली अब्सॉर्ब होगी। दूसरी बात हमने ये देखनी है इसका ट्रेंड, यानी कि पीरियड में ये कैसे वेरी करती है, पीरियड के अंदर इसकी क्या वेरिएशन है। मतलब पीरियोडिक टेबल लास्ट चैप्टर में चीजें हमने देखी हैं, वहां भी ये डिटेल डिस्कशन हुई है आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इन पीरियड और अलोंग दी ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स और पीरियड में क्या ट्रेंड शो करता, क्या वेरिएशन आती है, इसको माय डियर स्टूडेंट हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अलोंग दी पीरियड। तो अगर हम देखें पीरियड के लिहाज से, तो अगर हम P2 को देखते हैं, P2 मीन पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, तो P2 में हमारे पास एक एलिमेंट आता है लिथियम, उसके बाद बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। इसका माय डियर स्टूडेंट एटॉमिक नंबर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर हम इस तरह इनकी शेल्स बनाएंगे, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं लिथियम के केस में, और सेकंड में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। ब्रिलियम के अंदर इधर 2 आ जाएंगे, बोरोन में 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो नो डाउट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3 से 10 तक बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन जो है वो 10 तक पहुंच चुके हैं, नियोन तक। न्यूक्लियस काफी थिक हो गया है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है लेफ्ट टू राइट प्रोटॉन बढ़ने से, और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। पहले शेल में 2 हैं, फिर इधर 1, लिथियम के केस में, बेरिलियम में 2 बढ़ जाएंगे, बोरोन, यानी कि हमने सब के लिहाज से एक ही स्ट्रक्चर बना के देख लिया। तो नियोन तक पहुंचते पहुंचते इधर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या मामला हो गया, प्रोटॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, लेकिन शेल वही रहा, यानी कि ये जो ऑर्बिट है, इधर भी पहला और दूसरा है, सब के लिहाज इस 2 शेल के अलावा हम P3
सॉरी, शेल नंबर 3 पे नहीं पहुंचे, हमारी कहानी दूसरे शेल तक ही रही, पहला और दूसरा। नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो न्यूक्लियस तो पावरफुल होता गया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया, इसलिए वो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक अट्रैक्शन शो करेगा, इनवर्ड पुल करेगा, जिसकी वजह से एटम का जो माय डियर स्टूडेंट साइज है वो डिक्रीज करेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो तब इन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना मुश्किल है, उसके लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा ये दिक्कत वाला काम है। तो लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते नहीं है, साइज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये उस ग्राफ में देखा गया है कि लेफ्ट टू राइट, अगर हम दूसरे पीरियड का वहां ग्राफ को कुछ देखें तो हमारे पास लिथियम की हमारे पास ये वाली एनर्जी होगी लिथियम की ये है, ब्रिलियम की बढ़ेगी, फिर इस तरह बोरोन की बढ़ेगी, ओवरऑल कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पर ओवरऑल जनरली देखा जाए ना तो ट्रेंड ये है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ जो है वो ये आएगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे, साइज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। ये था हमारे पास पहले दो केस, एक तो एंडोथर्मिक के बारे में पता चला, सेकंड वन इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड। तो लास्ट पे हमारे पास ग्रुप्स हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के लिहाज से देखना है तो ग्रुप्स क्या हैं जी। टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकली अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होती है, जैसे हम फर्स्ट पीरियड देखते हैं जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांशियम। अगर हम इनको गौर से देखें, इधर एटॉमिक नंबर 1 है, हमारे पास 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, इस तरह एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो शेल्स बना के देखते हैं। हाइड्रोजन के केस में माय डियर स्टूडेंट एक ही शेल बनेगा, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट शेल में 2 आते हैं, इधर एक आ जाएगा, शेल बढ़ गया। ये लिथियम के केस में। चलें सोडियम को देखते हैं। सोडियम में इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भले 8 आ जाएंगे, 5, 6, 7 और 8, और एक यहां पे आ जाएगा। तो क्या हुआ कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ गए, इधर नंबर ऑफ शेल 1 है, नंबर ऑफ शेल 2 है, नंबर ऑफ शेल 3 है, फिर नंबर ऑफ शेल इस तरह नेक्स्ट के 4 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है शेल्स बड़ा है, शेल्स बड़े हैं तो न्यूक्लियस से फासला भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बढ़ता जा रहा है। जब फासला बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान होता जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी माय डियर स्टूडेंट कम हो जाएगी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी परे होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से, एटॉमिक रेडियस बढ़ने की वजह से। तो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हम कह रहे हैं, ये हमारा पोर्शन है। पीछे हमने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी। तो ये सारी एनर्जीज का जब ग्राफिकली डाटा मौसूल होता है, कैलकुलेशन मिलती है माय डियर स्टूडेंट, तो हम ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ एटम एग्जिस्ट, यानी कि किस अरेंजमेंट के अंदर वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को वो रखे हुए है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, क्या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये सारे का सारा एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं एटम के बारे में। तो ये हमने आज टॉपिक पढ़ा है, रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। और लास्ट पे ग्राफ है जो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की लिहाज से 88 एलिमेंट्स का है, इसके अंदर डिफरेंट पीरियड्स की आयोनाइजेशन एनर्जी देखी गई है। तो टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो फर्स्ट पीरियड का ग्राफ जो है माय डियर स्टूडेंट वो थोड़ा ऊपर आएगा, यानी कि वो यहाँ पे होगा। सेकंड का जो होगा उसका एंड इधर होगा, फिर थोड़ा इधर होगा, फिर इधर, यानी कि जैसे जैसे हम पीरियड के साथ तो मूव करेंगे, लेकिन ग्रुप्स के लिहाज से जब देखेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ओवरऑल जनरली थोड़ी कम होती जाएगी, वो उनके साइज का फर्क होता है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।